हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि आंसर राइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। अभी बीपीएससी का एक कॉपी आपको दिखाएंगे जो इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास आया था। आपको बताऊं अगर डाटा, तो हमारे पास अभी जितने भी आए हैं इवेल्युएट करने के लिए, उसमें 90% का जो आंसर है वो सिर्फ इसीलिए लिखा गया है क्योंकि उनको मेंस देना है, यानी उनकी मजबूरी है, उनको मेंस देना है। इसीलिए उस आंसर को उन्होंने, अब चूंकि प्रीलिम्स निकल गया है, वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में वो बैठ गए हैं। अब प्रीलिम्स निकल गया, एग्जामिनेशन हॉल में वो बैठ गए हैं, तो सिंपल सी बात है, अब लिखना तो है ही है ना आंसर। तो उस मजबूरी को वो किसी तरह से झेल रहे हैं। इसका प्रूफ अभी हम आपको देंगे। इसके साथ ही होता यह है कि अभी भी ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो अपकमिंग मेंस का एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं कुछ समय में, 20 दिन हो सकता है, लाइक जेपीएससी या यूपीएससी हो सकता है, या कोई भी। उनको लगता हो कि सारे कंटेंट सब कुछ अगर हम याद कर ले, या इनमें से अभी हो क्या गया है कि मैक्सिमम के व्हाट्सएप पे एआई टूल्स आ गया है, चैट जीपीटी पहले से यूज ही कर रहे हैं। तो उनको ये लग रहा है कि हम अगर कोई क्वेश्चन डालें और जिस फॉर्मेट में वो लिख दे उसी तरह का इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हम लिख देंगे और हमें नंबर मिल जाएगा। तो इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, प्रॉपर आपको आंसर इंप्रूव करना होगा। आंसर इंप्रूव करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन क्विक तरीके से भी उसको इंप्रूव किया जा सकता है। तो मैंने जैसा कहा कि 90%, अब इसमें स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है कि सर स्कोरिंग कर दीजिए। हमने मुश्किल से 10% to 20% ऐसे क्वेश्चन आंसर पेपर था जिसमें स्कोर करके दिया है। अदरवाइज उसके बाद कोई ऐसा पेपर ही नहीं था जिसमें स्कोर किया भी जा सकता है। मतलब कहने का कि एकदम, अब आयोग चेक करेगी तो आपको 1, 2 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता। इस तरह से पेपर लिखे गए हैं, इस तरह से पेपर प्रेजेंट किया गया है। तो हम आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देते हैं कि आप देखो, अक्सर ध्यान रखिएगा कि आंसर राइटिंग को अवॉइड किया जाता है उन स्टूडेंट्स के द्वारा जो सीरियस नहीं होते हैं। जो सीरियस एस्पिरेंट हैं वो इसको अवॉइड नहीं करते, क्योंकि उनको पता है सारा खेल आंसर राइटिंग का है। हम सब पढ़ लेंगे, वहां प्रेजेंट नहीं होगा और कभी हो ही नहीं सकता। जैसे अभी एक पेपर आया, चलिए हम लोग पेपर पे ही चलते हैं और वहां पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं और क्या वो सही है या नहीं है। मैं आपको यही एक सवाल दिखाऊंगा जिससे आप सब कुछ समझ जाएंगे। सवाल बहुत ही आसान है और इसमें लगभग सबको इस तरह के फैक्ट्स याद हैं। अब सवाल देखिए क्या है, यहाँ पूछा गया है भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन करें। राइट, संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन करें। देखो, इसको तो मैंने काट ही दिया है और इसके पीछे कारण है, इसको हटा देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कारण क्या है। और साथ में ये भी बताएंगे, जब इस स्टूडेंट से बात हुई तो मैंने पूछा भी, एक्चुअली मुझे कंफर्म करना था कि क्या फैक्चुअल डाटा में प्रॉब्लम है, क्योंकि जब प्रीलिम्स निकाला गया तो फैक्चुअल डाटा तो गलत हो नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या गलती हुई है। संशोधन प्रक्रिया की आलोचनात्मक, क्रिटिकली एनालिसिस करनी है। राइट, पहला तो क्रिटिकली है, खैर तब भी हम जो प्रोसेस है उसको तो बताएंगे ही। अब भारतीय संविधान में संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत संविधान ने संशोधन को किया है। क्या है? भारतीय संविधान में संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत संविधान ने संशोधन को दिया है। ठीक है, संशोधन दो तरह के होते हैं। अब देख लीजिए, तो लाइन के अंदर, लाइन के फॉर्मेशन में फॉल्ट है पहला। और क्या संविधान का संशोधन दो ही तरीके से होता है? तो मैंने कॉल लगाया और पूछा कि क्या संविधान का मैंने पहले यही पूछा कि संविधान का संशोधन कितने तरीके से होता है, तो उसने बोला 3 तरीके से। तो मैंने बोला फिर आंसर में 2 तरीका क्यों है? एक्चुअली आंसर में 2 तरीका नहीं है। अब आंसर को फॉर्मेट करना नहीं आ रहा, समझिए इसको, आंसर को फॉर्मेट करना नहीं आ रहा, तो इसने क्या किया, 368 के दूसरे 2 तरीके को लिख दिया, जबकि लिखना प्रॉपर चाहिए था कि 3 तरीके से होता है। इसके लिए जो समर्पित आर्टिकल 368 है उसके अंतर्गत सिर्फ 2 ही तरीके हैं, तो अच्छा होता प्रेजेंटेशन। हो गया। अब देखिए, अब 2 तरीके में इन्होंने सीधे सीधे क्या किया, लोकसभा व राज्यसभा के अलग अलग 2/3 सदस्यों द्वारा, लोकसभा व राज्यसभा के 2/3 सदस्य व आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल सहमति के द्वारा, मतलब कोई कुछ भी लिंक नहीं हो रहा है। इसके बाद, अतः कभी कभी भारत में देखा जाता है कि एक नेता का या एक राजनीतिक दल
इतना मजबूत हो जाता है कि वह इन दोनों स्थिति को पा जाता है, उन दो स्थिति को पा जाता है, उसे दोनों सदन में 2/3 सदस्य व आधे से ज्यादा राज्यों में भी बहुमत होता है। अतः इन स्थिति में उसे स्वेच्छाचारी होकर संविधान को बदलने की आशंका उत्पन्न हो जाती है एवं शासन की तानाशाही भी दिख सकती है। अतः संवैधानिक संशोधन की शक्ति संसद को स्वेच्छाचारी बना सकती है, परंतु इस पर न्यायपालिका का नियंत्रण भी न्यायिक समीक्षा के माध्यम से होता है। परंतु किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक निकाय को इतनी शक्ति प्रदान नहीं की जाती तो संतुलित करना भी आवश्यक है। इसको पढ़ के क्या कोई खास नॉलेज मिल रहा है तो बताइए। एक तो कुछ है नहीं गप मारने के अलावा, समझ में आ रहा है, सिर्फ बातें बनाई गई है और कुछ नहीं है। और भारतीय संविधान के संशोधन के जो तरीके हमने पहले बताए वो, इसके बाद इनको बताना चाहिए था कि कैसे सिंपल मेजोरिटी काम करती है, कैसे स्पेशल और कैसे स्पेशल प्लस आधे राज्य। फिर क्रिटिसिज्म में लिखना चाहिए था कि यहाँ पे केवल राइट पार्लियामेंट को है, लोग इवन प्रेसिडेंट को वीटो पावर नहीं है, पब्लिक ओपिनियन के लिए नहीं रखा जाता। ऐसी कई सारी चीज़ों के साथ इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए था। फिर एक कंक्लूजन ये ड्रॉ कर देते, इनका आंसर परफेक्ट हो जाता। अब इतने ही शब्दों में इसके आंसर को सही तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन चूंकि पता नहीं था फॉर्मेटिंग कैसे करना है, फर्स्ट टाइम आंसर राइटिंग कर रहे थे, डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच के आंसर राइटिंग किए, स्थिति आपके सामने है। और एक और लाइन हम आपको दिखाएंगे, आई थिंक एक और है, उसको भी देख लीजिए। ये बलंडर है और क्लियर दिखाता है कि बिल्कुल ही एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है क्वेश्चन में, भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। अब इन्होंने जो लिखा इस पे हम नहीं जा रहे, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या लिखा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी और पॉइंट्स ये डाल सकते थे, इस पे कुछ नहीं जाएंगे। अब यहां देखिए क्या लिखा है, लास्ट लाइन ही गड़बड़ कर दिया। क्या लिखा है इन्होंने, इस आधार पर घोषित कर सकता है और जुडिशरी इस आधार पर शून्य घोषित कर सकता है। अतः एक तरीके से यह विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप है। ये क्वेश्चन क्या है एक बार देखने दो। ओके, अतः यह कहा जा सकता है कि विधि निर्माण की या संशोधन की जो शक्ति या समथिंग शक्ति जो विधायिका को प्रदत्त की गई है, उसे इस आधार पर न्यायालय शून्य भी घोषित कर सकता है। अतः एक तरीके से यह विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप है। ये लास्ट लाइन है, यानी जुडिशियरी यदि जुडिशियल रिव्यू के अकॉर्डिंग किसी ऐसे लॉ को जो लेजिस्लेचर ने पास किया है उसको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के ग्राउंड पे शून्य घोषित करती है, तो ये क्या विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप माना जाएगा? नहीं। और ये ऊपर एक तो नहीं ही होगा, ऊपर से ये लास्ट लाइन है, ऊपर से ये लास्ट लाइन है कि अतः एक तरीके से ये विधायिका के कार्यों का हस्तक्षेप है। यानी आप सोच सकते हैं कि ये वो लाइन है जो गलत नहीं है, ये गलत लाइन नहीं है, ये निगेटिव लाइन है, बलंडर लाइन है जो जिसका यहाँ कोई सेंस नहीं है। और अगर लिखेंगे तो जो नंबर और मिलना चाहिए तो वो नंबर कट भी जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रक्चर और समाप्त इसका इंट्रोडक्शन कहां से हो रहा है, जुडिशियल रिव्यू सही है कि गलत है। क्वेश्चन क्या है और कहां से, क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर जो हम फैक्ट्स पढ़ते हैं वो अलग अलग होता है, उसी को मिलाकर यहाँ पे आंसर तैयार करने की कोशिश की गई है। तैयारी प्रॉपर थी नहीं और आंसर राइटिंग को डायरेक्ट एग्जामिनेशन में अंजाम दिया गया, रिजल्ट आपके सामने है और ऐसा ही होता है। समझ में आया? ये स्थिति है, तो इस स्थिति से बचिए, अदरवाइज इस तरह से अगर आंसर राइटिंग करेंगे तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है। और इस तरह के कुछ और कॉपीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे आगे भी। बहुत सारे आए हुए हैं, सारे चेक तो हो नहीं पाते हैं, बट जो भी चेक होता है मैं आपको बताता रहूँगा ताकि आप अलर्ट हो जाओ इससे। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।